नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ। आपकी व्याकरण बुक में एक पाठ है। पाठ का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी, पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हम बढ़ते हैं इस चित्र की तरफ। आपके सामने दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक लड़का है और एक लड़की, दोनों आपस में मित्र हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लड़का बोल रहा है, तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? और लड़की उसके प्रश्न का उत्तर दे रही है, अच्छी हुई। उसी प्रकार से दूसरे चित्र में लड़का अपनी माता को पत्र लिख रहा है और उसकी माता उसके पत्र को पढ़ रही है। तो बच्चों, ये आपस में बात करना, पत्र लिखना, पत्र पढ़ना किसी विषय की तरफ संकेत करता है और इन बातों को हम व्याकरण की दृष्टि से इन्हें क्या कहा जाता है, हम इस बात की आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप भी सोचते रहिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, क्या नाम हो सकता है इन सभी चीजों का। तो बच्चों, जो पहले हमने चर्चा की, उस सभी बातों को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारा आपस में बातचीत करना, लिखना, पढ़ना, ये सभी जो नाम इनको दिया गया है वह भाषा कहलाता है। आपकी अभ्यास पुस्तिका में पहला पाठ ही है भाषा। तो भाषा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं विस्तार पूर्वक सभी बातों को आपको समझाऊंगी और आपसे उम्मीद करती हूँ आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। आप लोगों को अभ्यास प्रश्न भी दिया जाएगा, वह भी हल करने की कोशिश करिएगा। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है। हम कुछ सोचकर किसी काम की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ाने के लिए मेरा भी कुछ उद्देश्य है। इस पाठ के पश्चात मेरे बच्चे यह समझ पाएंगे कि भाषा के अर्थ तथा रूप से परिचित हो जाएंगे आप लोग। लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है यह समझ पाएंगे। लिपि के बारे में समझ पाएंगे। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में समझ पाएंगे। और जब हमारा कार्य संपूर्ण होता है तो हमें रिजल्ट की चिंता होती है, फल की चिंता होती है। तो बच्चों, इस पाठ के पश्चात जब यह पाठ पढ़कर पूरा हो जाएगा तब आप लोग भाषा के स्वरूप से परिचित होंगे और आप सोच पाएंगे कि भाषा का विचार और विस्तार किस तरह से होता है और इसके स्वरूप क्या होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भाषा के परिभाषा की, कि भाषा का अर्थ क्या है।
कभी भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा अगर पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात आप अपनी बात, अपने मन के भाव किसी के समक्ष प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं और दूसरे के मन के भावों को, दूसरे के मन के विचारों को आप समझ सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। यह भाषा की परिभाषा है और अर्थ है। भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सर्वप्रथम जो भाषा आती है वह मातृभाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मातृभाषा कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है। मातृ अर्थात माँ। मातृभाषा का अर्थ है माँ के द्वारा बोली जाने वाली या फिर माँ के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो भाषा अपने परिवारजन से सीखते हैं, जो भाषा आप अपने माता पिता, भाई बहन एवं अपनों से सीखते हैं, वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चों, हम सभी को यह मालूम है कि सबसे पहले हम अपने परिवार की संस्कृति को सीखते हैं, उनके विचारों को सीखते हैं। बच्चों, परिवार को ही सबसे पहली पाठशाला माना जाता है। सर्वप्रथम जो बातें, जो विचार आप अपने परिवार से सीखते हैं, वह सबसे उच्च माना जाता है। पहला जो विद्यालय बच्चों का होता है वह परिवार होता है। इसलिए अपने परिवारजन से, अपने भाई बहन से और अपनी माँ से जो भाषा हम सीखते हैं, वही भाषा मातृभाषा का रूप होती है, वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा के बाद आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? देश के सरकारी कार्य किए जाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। बच्चों, हिंदी भी हमारी राजभाषा है, हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी हमारे भारत में अधिकतर बोली जाने वाली भाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, इस बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करती हूँ। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? घोषित का अर्थ है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया है, देख लीजिए, आप लोग पढ़िए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का स्थान 14 सितंबर 1947 को घोषित किया गया। अर्थात हमारी हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर सन 1947 को मिला और हमारी हिंदी राजभाषा कहलाई। अब बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के
अधिकांशतः निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी इत्यादि। भाषा की परिभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा की जानकारी हमने ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा के रूप की। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें आप बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात अपने भाव को, अपनी बातों को किसी के समक्ष आप बोलकर प्रस्तुत करते हैं। वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और हमारी दूसरी भाषा है लिखित भाषा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा का अर्थ है जिस भाषा को आप किसी के समक्ष लिखकर प्रस्तुत करते हैं। छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपको अपने विद्यालय से अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो बच्चों आप क्या करते हैं? आप अपने प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक छोटा सा पत्र लिखते हैं, जिसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। उसमें आप अपनी समस्या को, अपने मन के भावों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको आगे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखने को मिलता है। लिखित और मौखिक भाषा के बाद यहाँ पर देखिए, बहुत ही आधुनिक चित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आधुनिक मतलब जो आजकल बहुत चल रहे हैं, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। और इसको नाम दिया गया है अंगुलिका सांकेतिक भाषा। अंग्रेजी में आप कहते हैं डिजिटल लैंग्वेज। बच्चों, यहाँ पर हमें दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं बात करती हूँ पहले चित्र की। पहला जो चित्र है सिग्नल, जिसे हम हिंदी में दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। इस चित्र में 3 रंग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आप शुरू से पहली कक्षा में भी, दूसरी कक्षा में भी, मेरे कहने का अर्थ है प्राइमरी में भी आप ये सीख चुके होंगे, बताया गया होगा। फिर मैं आप लोगों को एक बार बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह हमारी सांकेतिक भाषा है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, परंतु यह जो लाल रंग है हमें यह संकेत करता है कि हमें अपनी गति को रोक देना है, सड़क पर चलते हुए वाहन को रुकना है, यह संकेत करता है। दूसरा रंग अर्थात पीला रंग हमें यह संकेत करता है कि हमें अपनी गति, अपने वाहनों को धीमा कर लेना है, उनकी गति धीमी कर लेनी है। उसी तरह से हरा रंग यह संकेत करता है कि अब आप आगे बढ़िए, आप अपने वाहनों को लेकर आगे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे चित्र की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों, इन चेहरों को आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते होंगे। किसी भी मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर ये चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं।
कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर अपने चेहरे के बदलते हुए स्वरूप से यह संकेत करते हैं कि कौन सा चेहरा कौन सा संकेत दे रहा है। जैसे कोई हंसता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कोई चेहरा गुस्से का संकेत करता है, कोई चेहरा रोने का संकेत कर रहा है। तो बच्चों, ये सारे जो चिन्ह हैं, वो सिर्फ संकेत के माध्यम से अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भाषाओं के नाम हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, कोंकणी, तमिल, डोगरी, तेलुगु, मणिपुरी इत्यादि और भी बहुत सारी। बच्चों, हमारा भारत देश अपनी संस्कृति से पहचान बनाए हुए है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति ही, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है। हमारे भारत देश में बहुत सारी बोलियों को मान्यता दी गई है, उनको सराहा गया है। हमारा भारत देश अपनी बोली और अपनी वेशभूषा से एक अलग पहचान बना रहा है। आज के समय में भी बच्चों, आप देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है। तो हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा पर गर्व होना चाहिए और हमेशा उसे सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को भाषा का उद्देश्य, परिभाषा, प्रमुख भाषाएं, भाषा के प्रमुख रूप, सांकेतिक भाषा तथा हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। अब आप लोगों की बारी है। बताई गई सभी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, लिखने का अभ्यास करिए, पढ़िए, अपनी नोटबुक पर रोज कुछ बातों को कम से कम एक परिभाषा को 2 बार 3 बार लिखिए और उसे याद करिए, कंठस्थ करिए। बच्चों, जितना ही आप लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अच्छी तरह से हिंदी में पारंगत हो सकेंगे। आप लोग लिखने का अभ्यास ज़्यादा करिए, पढ़ने का अभ्यास ज़्यादा करिए और एक समय निश्चित कीजिए कि मुझे आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट रोज पढ़ना है और लिखना है। भाषा के अगले भाग में, अगली पीपीटी में भाषा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी, आपको समझाऊंगी। आप लोगों से अनुरोध है, तब तक आप अभ्यास करिए। धन्यवाद।